चलो आज हो गया हमारा 10th जनवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखते हैं। आज हमारा पहला न्यूज़ आया है एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस। ये अभी ना 2025 के लास्ट में ही कंडक्ट कराया गया था। इसका कंक्लूजन रिपोर्ट अभी आया है। तो ये जो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बारे में देखो। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस है ये 2 दिन का है और ये नेशनल लेवल का ही सिर्फ है। मतलब सिर्फ इंडिया के ही पार्टिसिपेंट्स इसमें होंगे। कोई बाहर की कंट्री इस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं बैठी है, ना रसिया ना इंडिया, सॉरी रसिया यूएस ये सब इसमें नहीं आया है। कई बार होता है ना एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस, मतलब दुनिया के अलग अलग कंट्रीज आए होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, क्या? तो नहीं, ये सिर्फ नेशनल लेवल की है। इंडिया के ही जो डोमेस्टिक एजेंसीज है ना वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की है। तो ये ध्यान रखना। इस ऑर्गेनाइजेशंस को इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया है? होम मिनिस्ट्री ने किया है। और होम मिनिस्ट्री के किस डिपार्टमेंट ने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो एनआईए ने। ठीक, तो ये ध्यान रखना। एनआईए ने इस एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंडर ही एनआईए आती है, अमित शाह वाली मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक, अब इस कॉन्फ्रेंस में एक चीज पे हाईलाइट किया गया है, इसको हम अपने आंसर राइटिंग में खूब यूज कर सकते हैं। शिफ्ट फ्रॉम नीड टू नो टू ड्यूटी टू शेयर। देखो अभी होता है ना, जैसे मान लो ये यूपी है, ये एमपी है, ये बिहार है, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ कोई क्रिमिनल बैठा है, यहाँ कोई क्रिमिनल बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब ये क्रिमिनल यहाँ आ गया, कोई क्राइम कर दिया और फिर यहाँ से निकल के इधर भागा या इधर भागा। अब इस स्टेट की पुलिस इससे पूछ रही है, इससे पूछ रही है, इससे पूछ रही है कि बता दो हमको, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, सीसीटीवी का फुटेज दे दो, इन्वेस्टिगेशन में कोऑर्डिनेट करो, मेरी अपनी 1-2 पुलिस एजेंसीज या कंसर्न्ड एसएचओ को मेरे साथ अटैच कर दो। ये रिक्वेस्ट किए जा रही है इन सबको, क्योंकि यहाँ जो क्राइम हुआ है, ये इस वाले रीजन में जो क्राइम हुआ है, इसका लिंकेज इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि ये यहाँ से आदमी आया, ये इसके थ्रू यहाँ क्राइम कर दिया और इधर उधर भाग गया है। तो जो जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन को कि भैया नीड टू नो, हमको जानकारी चाहिए, इंसान के बारे में जानकारी दे दो। अब इस अप्रोच को खत्म करके ये अप्रोच लाया जा रहा है ड्यूटी टू शेयर। मतलब हर एक स्टेट्स की ड्यूटी है कि आपको शेयर करना ही करना है, क्या? इंफॉर्मेशन। जैसे कि अब देखो 1, 2, 3, 4 स्टेट हैं, यहाँ से कोई क्रिमिनल है, यहाँ आकर कोई क्राइम वो कर दिया। ठीक, अब क्राइम कर दिया, फिर यहाँ क्राइम करने के बाद ना वो इधर भाग गया, तो इसका ट्रैक निकलेगा। तो ये स्टेट और ये स्टेट मैंडेटरी हैं कि उस इंसान का नाम और जो भी डिटेल इनके पास है वो इसको देंगे। ड्यूटी है इनका शेयर करना। समझ में आया? तो पहले लोग जो रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हमको इन्फॉर्मेशन दे दो अलग अलग स्टेट के एजेंसी से, उस अप्रोच से हमको शिफ्ट करना है। नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर वाले अप्रोच को जाना है। इसको हम अपने आंसर राइटिंग में, वे फॉरवर्ड में, हर जगह यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर टेररिज्म का क्वेश्चन आया है ना, उसमें भी ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म का जो गवर्नेंस हो वो ऐसा हो कि नीड टू नो अप्रोच से ड्यूटी टू शेयर अप्रोच पे आए, कि बिना मांगे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कि अगर हमको कनेक्टिविटी दिख रहा है कि अरे ये तो क्रिमिनल इंडिया से भागा हुआ है, तो हम तुरंत खुद ही इंडिया को फोन करके बताएंगे कि ये लो भैया तुम्हारा क्रिमिनल इधर भागा हुआ है, हमको डाउट है, इंक्वायरी कर लो। ये नहीं कि इंडिया पूछेगा तब हम बताएंगे। ठीक, तो नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर वाले अप्रोच पे हम जा रहे हैं। इसका यूज करना है आंसर राइटिंग में। टेररिज्म पूरा कंप्लीट कराए हैं ना, पहला वीडियो इसी यूट्यूब पे, तो इम्पॉर्टेंट है स्पेशली 2026 के लिए, या तो मेंस में या एसए में। और हर साल टेररिज्म से क्वेश्चन आया है, पीवाईक्यू भी चिपकाए हुए हैं, और टेररिज्म का हर एक टाइप उसमें तुमको हम करवा चुके हैं। अब देखो इस कॉन्फ्रेंस में, एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में भाग कौन कौन लिए हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? तो अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूटी के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, मतलब सीधा आईपीएस, ये पार्टिसिपेट किए हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे सीआईडी है, एनआईए है, एनआईए ने तो इसका होस्ट ही है, एनआईए ने तो इसको ऑर्गेनाइज ही किया है। सीआईडी है, ईडी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, नार्को वाली अलग अलग है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें पार्टिसिपेट की है। और कुछ एक्सपर्ट मेंबर को भी बिठाया गया है, लॉ साइड से, फॉरेंसिक साइड से और टेक्निकल साइड से। कुछ एक्सपर्ट मेंबर को भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करवाया गया है। इसमें अनाउंसमेंट क्या क्या हुई है इस कॉन्फ्रेंस में? तो रिलीज अपडेटेड एनआईए क्रिमिनल मैनुअल। एनआईए का जो क्रिमिनल मैनुअल है ना,
एनआईए का जो क्रिमिनल मैनुअल है इसको अपडेटेड वर्जन डालो, ये बहुत पुराना हो चुका है तो इसको अपडेट करके डालो, ठीक है। पहला अनाउंसमेंट। दूसरा अनाउंसमेंट किया गया है लॉन्च ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डाटाबेस। ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डाटाबेस का एक नेटवर्क लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म पहले वीडियो में करा चुके हैं, अब कराए हैं तो रिलेवेंस है ना उसकी, ऐसे ही हम उस दिन थोड़ी करा दिए थे 1 घंटे की वीडियो कंप्लीट टेररिज्म, वो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक था बच्चा। तो लॉन्च ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझाए हुए हैं तुमको हम उस वीडियो में, होता क्या है, कैसे काम करते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स कैसे टेररिस्ट से लिंक हो जाते हैं। लिंकेज बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूपीएससी डायरेक्ट इसी लाइन से मेंस का सवाल पूछा हुआ है, पीवाईक्यू। अभी हम तुमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे ग्रुप में, और जो पुराने बच्चे छोड़ो जो दिसंबर में मेरे साथ जुड़े हुए थे 15-16 दिसंबर को, वो इसका आंसर लिख लिए होंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे लिंक है ये टेररिज्म के साथ। लिखे हो कि नहीं बताओ। तो अभी हम क्वेश्चन तुमको दिखा देंगे और ये डिटेल में वहाँ डिस्कशन किया हुआ है। तो ये दूसरी अनाउंसमेंट थी। और देखो और क्या अनाउंसमेंट की गई है, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉस्ट एंड लूटेड एंड रिकवर्ड वेपन्स डाटाबेस। अब देखो बहुत सारी बंदूक जो होती है वेपन्स, वो या तो गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, लूट ली जाती है। तो कोई भी अगर खोया हुआ बंदूक है, लूटेड बंदूक है, या किसी को हम रिकवर किए हैं तो उसका एक डाटाबेस होना चाहिए। देखो हर एक वेपन का, पिस्टल हो, राइफल हो, उसका एक नंबर होता है, सीक्रेट कोड, मतलब सीक्रेट कोड क्या है, एक वो नंबर होती है वेपन की, उस नंबर से उस वेपन का ओरिजिन, मैन्युफैक्चरिंग सब आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा वेपन हो जो लूटेड हो, लॉस्ट हो, रिकवर्ड हो, उसके लिए एक डाटाबेस बनाओ कि कभी भी हमको ऐसा कोई वेपन मिले तो उसका वो नंबर हम एक डाटाबेस पे डालेंगे, यूनिटी वाला मतलब यूनिफॉर्म एक डाटाबेस पे, और उस वेपन की सारी डिटेलिंग आ जाएगी कि किसके नाम पे ये वेपन रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, कि अवैध असला है, ये सब करके इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक वेपन का भी डाटाबेस बनाओ जो कि रिकवर्ड, लूटेड, लॉस्ट वेपन्स की डिटेल रखेगा। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट की गई है, मैंडेटरी यूज ऑफ नेट ग्रिड। नेट ग्रिड क्या है, ये भी कराए थे ना टेररिज्म में, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, मतलब इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इंडिया के बीच, इंडिया की अलग अलग एजेंसीज के बीच, तो इसका मैंडेटरी यूज़ करना है। फिर से निदान का यूज़ करना है। निदान हम कहते हैं ना, समस्या का निदान करो, तो उसी से निदान इनिशिएटिव लाई थी सरकार। नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। निदान का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। नार्को मतलब वो ड्रग्स वाले, तस्कर वाले, चरस गांजा जो बेचते हैं ना, और जो अलग अलग ड्रग्स बेचते हैं, उनके लिए है कि एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस बनाओ। जो नार्को ऑफेंडर्स हैं, ड्रग वाले क्रिमिनल्स हैं, उनका एक अलग डाटाबेस बनाओ, क्योंकि ड्रग्स और टेररिज्म भी लिंक है। कैसे, फाइनेंसिंग कैसे होती है टेररिज्म की, टेरर फाइनेंस कराए हैं उसी वीडियो में, कि कैसे ड्रग्स बेचकर वेपन्स उठाया जाता है, कैसे टेरर एक्टिविटी फंड की जाती है। अब देखो, जैसे कि तुमको हम छोटा सा एक लिंकेज कराते हैं, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक। यहाँ से 2-3 टेररिस्ट निकले इधर आने के लिए। अब ये 2-2 AK-47 लेकर चलेंगे, तो AK-47 इतना बड़ा होता है, मेटल का होता है, हैवी होता है, पकड़े जाएंगे। तो ये क्या करेंगे पता है, एक छोटा सा तौलिया में या कोई भी कपड़े के टुकड़े में 1 किलो गांजा, चरस, अफीम ये सब लपेट लेंगे, और उसको इतनी छोटी गेंद बना लेंगे, क्योंकि ड्रग्स पाउडर होता है, चरस गांजा ये सब बहुत, मतलब उसको कंप्रेस हम बहुत करके छोटा बना सकते हैं, एक गेंद जैसी छोटी शेप में उसको बना देंगे। अब ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, बॉर्डर पार करने से पहले ही यहाँ खड़े हो जाएंगे और इस गेंद को ऐसे उड़ा के फेंकेंगे, यहाँ ये ऐसे फेंके, ये इधर कूद के इधर आ गया। अब यहाँ या तो इंडिया में इनका कोई स्टेट एक्टर्स बैठा है जो इसको उठा लेगा, या ये खुद ही ऐसे आएंगे उसको उठा लेंगे। अब इंडिया में इनके पास टेरर एक्टिविटी इनको फैलाना है, लेकिन इनके पास है तो क्या, इनके पास तो ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स लेके क्या करेंगे, तो ये इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के पास जाएंगे, अलग अलग गैंग्स के पास जाएंगे कि ये लो चरस है 1 किलो, ये लो अफीम है 1 किलो, ये लो हीरोइन है 1 किलो, बेचो। अब 1 किलो हीरोइन का दाम इनको मिल जाएगा, और हीरोइन, चरस ये सब 1 किलो अगर अमाउंट है ना तो बहुत महंगा बिकता है। अब 1 किलो नहीं, ये 3-3, 4-4, 5-5 किलो लेकर आते हैं, वैसे वैसे 10 गेंद फेंकते हैं तो कपड़ों का, ठीक। अब उसको वो इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को, इन सबको बेचेंगे तो इनको क्या मिल गया, इनको मिल गया पैसे। जैसे पैसे मिले ये इंडिया में खरीदेंगे वेपन्स,
और यही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इनको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लिंकेज करा दिए हैं। इसीलिए निदान का यूज़ करो ताकि जो नार्को ऑफेंडर्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सके। और एटीएस तुमने सुना होगा, यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बिहार एटीएस, ये एमपी एटीएस, तो ये हर एक स्टेट्स की अलग अलग ने एटीएस बना रखा है। यूपी अलग बनाया है, एमपी अलग बनाया है, छत्तीसगढ़ अलग बनाया हुआ है। तो कहा, ये सजेशन डाला गया है इस पॉइंट को कि इन सब एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक जगह यूनिफॉर्मली गवर्न कराओ, ताकि किसी भी स्टेट में अगर कोई भी थ्रेट हो तो वो ईजिली पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो सके, क्योंकि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ही होगी जो इकट्ठा काम कर रही है टेररिज्म के लिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, तो ये पूरा इसकी की अनाउंसमेंट थी। अब जरा तुम एक नज़र देखना, इसकी जो की अनाउंसमेंट है इसको हम टेररिज्म के सॉल्यूशन में या वे फॉरवर्ड में यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि एनआईए क्रिमिनल मैनुअल को अपडेट करो, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का एक डाटाबेस बनाओ, और लॉस्ट लूटेड रिकवर्ड वेपन्स का एक डाटाबेस बनाओ, नेटग्रिड का मैंडेटरी यूज़ करो, निदान का यूज़ करो, और एटीएस को यूनिफॉर्म करो। ये जो यहाँ 6 पॉइंट लिखे हैं इसको हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, टेररिज्म के सॉल्यूशन में या वे फॉरवर्ड में, और लिखने के बाद ऐसे हाइफन देके अपने आंसर को सपोर्ट भी कर देंगे, अनाउंस्ड इन एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 होस्टेड बाई NIA on behalf of होम मिनिस्ट्री। तो हमने जो सॉल्यूशन बताया उस सॉल्यूशन को ऑथेंटिकेट कर दिया कि भैया ये जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं ना, ये एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है एक इंडिया में, कौन होस्ट किया है? NIA ने किया है। किसके बिहाफ पे किया है? होम मिनिस्ट्री के बिहाफ पे किया है, और उसने भी यही सब सजेशन दिया है, इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं वे फॉरवर्ड में। तो हमारी बात डबल ऑथेंटिकेट हो जाएगी आंसर राइटिंग में। एवेल्युएटर तुम्हारा सीधे एक नज़र ऐसे आंसर देखेगा, उस क्वेश्चन में 5, 6, अगर 4 नंबर का है तो, और अगर 15 नंबर का है तो समझो ना 7, 8 तक वो टच करा के निकल जाएगा। ठीक, होते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ऐसे मार्क्स भी आते हैं। ऑन एन एवरेज तो 4, 4.5 और 5, 6 चलते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली एक्सेलेंट आंसर्स में ना 7, 8 के करीब मिलते हैं। मतलब 7 तो कॉमन है, 8, 9 के करीब मिलते हैं 15 मार्क्स में। अब वो हर में नहीं मिलेगा, 20 क्वेश्चन में से हो सकता है 1-2 में मिल जाए। तो वो लाते कैसे हैं उसका तुमको हम एग्जांपल दिखाए कि इस कॉन्फ्रेंस में 5-6 अनाउंसमेंट की गई है, इस अनाउंसमेंट को हम एज ए सॉल्यूशन यूज कर लेंगे टेररिज्म वाले में। ठीक है, चलो पहला टॉपिक थोड़ा डिटेल में कराए हैं क्योंकि देखने में प्रीलिम्स का फैक्ट लग रहा है, लेकिन मेंस में उसकी अच्छी खासी लिंकेज आ जाएगी। ठीक है, और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, और यूपीएससी टेररिज्म से हर साल सवाल पूछ रहा है, अभी PYQ डालते हैं। जिसने नहीं किया है वो कर लेंगे, जो किया है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मायोन वॉल्केनो देखो, नया वॉल्केनो आ गया। ये कहाँ है? ये अल्बाय प्रोविंस में है, बिकॉल रीजन ऑफ फिलीपींस। तो ये बिकोल रीजन में है, फिलीपींस के अल्बाय प्रोविंस में। तो इन जनरली ये वॉल्केनो कहाँ है? फिलीपींस के बिकोल रीजन में, और यहाँ पे एक अल्बाय प्रोविंस है वहाँ पे। आ गया लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसी के लिए ना तुम लोग कह रहे थे मैप देखो, आज फिर आया एक क्वेश्चन पूछ देगा, मायोन वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड वेयर। हो सकता है वो सिर्फ बिकॉल रीजन दे दे, फिलीपींस ना लिखे, तो ये दोनों ध्यान रखना। ठीक, अब ये ना इसमें एक्सट्रीम इरप्शन हुआ है, मतलब एक इरप्शन अभी तेज हुआ है, जहाँ यहाँ से ना 3000 लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है फिलीपींस में, इस रीजन के लोगों को, ताकि ये अगर फटा तो नुकसान होगा। तो इवैक्यूएशन चल रहा है 3000 लोगों का। अब ये लोकेटेड कहाँ है? तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे लोकेटेड है, यूरेशिया और फिलीपींस का। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब 2 प्लेट कन्वर्ज कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो यहाँ यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, एक प्लेट अंदर घुस जाएगा दूसरे प्लेट के, और दूसरा प्लेट ऐसे चढ़ जाएगा। अब ये प्लेट अंदर घुसा तो यहाँ तो मैग्मा है, हीट होगा। अब ये मैग्मा में पिघल गया पूरा, और पिघलने के बाद ये फिर वॉल्केनो बन के निकलता है। ठीक, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे वॉल्केनो ऐसे ही बनते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे है किसके? यूरेशिया और फिलीपींस के। ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है और एक्टिव है, अब तुरंत फटा है तो एक्टिव ही होगा। और कौन शेप में है? तो हर एक स्ट्रेटो वॉल्केनो ऐसे कौन शेप में होते हैं, ऐसे वॉल्केनो निकलता है, और लेयर्स पे लेयर्स बनते जाता है, ऐसे वॉल्केनो निकलता है, ऐसे 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 वॉल्केनो निकल रहा है, बीच से निकलते जा रहा है, और ऐसे बहते हुए इस साइड गिरता है, ऐसे बहते हुए इस साइड गिरता है। तो देखो ना, ये एक कोनिकल शेप बना लिया,
तो जितने भी स्ट्रेटोवोल्केनो होंगे वो कौन शेप में ही होंगे और लेयर्ड होंगे। लेयर्ड मतलब स्ट्रेटो का मतलब ही होता है लेयर, स्ट्रेटा का मतलब ही होता है लेयर। अब देखो ना, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ऐसे गिरा, ठीक, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे गिर गया, फिर इधर गिर गया, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे गिर गया। तो ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बनते जा रहा है लावा का, और ये जम जाता है। तो देखो ना, ये एक कोनिकल शेप बना लेते हैं, इसीलिए इनको हम कोन वोल्केनो कहते हैं, कोन शेप्ड भी कहते हैं, कोन शेप्ड भी इनको हम कहते हैं। और ये अलग अलग लेयर पे हैं, तो स्ट्रेटो वोल्केनो भी कह देते हैं इसको। स्ट्रेटो मतलब ही लेयर होता है, स्ट्रेटा, ठीक। कहाँ पे लोकेटेड है ये? रिंग ऑफ पैसिफिक फायर के ये पार्ट भी हैं, और ये बिकॉल रीजन में ना अलग अलग वॉल्केनिक चेन्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एक है, दो नहीं, ऐसे नहीं है, चेन्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, 6 होंगे, 7 होंगे, ऐसे लाइन से। तो उस चेन में सबसे यंगेस्ट है ये मयोन वॉल्केनो, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। और यहीं पे इसी रीजन में एक नेशनल पार्क भी है, मयोन वोल्केनो नेशनल पार्क, जहाँ पे अबाका प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ये खेती की जाती है, अबाका प्लांट की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। ये फैक्ट ध्यान रखना, ये यंगेस्ट फैक्ट ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। चलो, प्रवासी भारतीय दिवस, हर साल 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। अब 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मेनली ये इंडियन प्रवासी को हम बोलते हैं ना, वैसे लोग जो इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन रह रहे हैं बाहर, तो प्रवासी इन्हीं को बोलते हैं। और प्रवासी का इंग्लिश हम बोलते हैं डायस्पोरा, DIASपोरा। तो जो हम एक पॉइंट बनाते हैं ना, इंडियन डायस्पोरा, वो प्रवासियों का ही इंग्लिश है, ठीक। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। अब 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद इंडिया की आज़ादी का जो मूवमेंट हुआ था, फ्रीडम मूवमेंट, उसमें इंटेंसिफिकेशन डाला था गांधी जी ने। तो गांधी जी का एक मेजर रोल है हमको फ्रीडम दिलाने में। तो 9 जनवरी 1915 को ही एक भारत का प्रवासी साउथ अफ्रीका से इंडिया आया। गांधी जी कौन थे? भारत के प्रवासी थे जो कि साउथ अफ्रीका में थे। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत का एक प्रवासी भारत आ गया, और भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जिस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, 9 जनवरी 1915, इसी दिन हमने चुना कि हम भी प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन मनाएंगे, ठीक। चलो, अब देखो, यूनाइटेड वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, इसका यूज़ हम अपने इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं आंसर राइटिंग के, अगर डायस्पोरा से कोई क्वेश्चन आया है तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की ये रिपोर्ट है कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डायस्पोरा ग्लोबली। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डायस्पोरा किसके पास है? इंडिया के पास है। मतलब कि पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा लोग बाहर जो काम कर रहे हैं जाके, या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग जो किसी दूसरे देश में बैठे हैं, दूसरे देश के सिटीजन हो गए हैं, इंडियन ओरिजिन है उनका, ठीक है। तो वो कौन से कंट्रीज की सबसे ज़्यादा है? तो वो इंडिया की सबसे ज़्यादा डायस्पोरा, इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रवासी है बाहर बैठे हुए हैं, और पूरे दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, इंडिया के टक्कर में। और ये अप्रॉक्स 18 मिलियन के करीब में प्रवासी हमारे बाहर रहते हैं, या तो हमारे सिटीजन्स हैं, या फिर सिटीजन्स ना भी हैं तो ओरिजिन उनका इंडियन ही है। दादा, चाचा, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकता है इंडियंस हो, और अब वो US का सिटीजन हो गया है, तो उसका ओरिजिन इंडियन है, ठीक है। तो इंडिया के पास सबसे रिच डायस्पोरा है ग्लोबली, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 बताती है। अब रिच डायस्पोरा है तो हमारे पास, तभी तो हम ये हाईएस्ट रेमिटेंसेस रिसीवर भी बने हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है? अभी 27 दिसंबर को कराए हैं, 27 दिसंबर को रेमिटेंसेस ब्रेन ड्रेन पूरा कॉन्सेप्ट कराए हैं ये डायस्पोरा का। अभी देखो वो 27 दिसंबर का ब्रेन ड्रेन वाला टॉपिक कैसे लिंक होगा। अब ये तो देख लिए कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा डायस्पोरा है, ये तो देख लिए ना कि इंडिया के पास सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा है। और देखो, प्रवासी हम बोलते किसको हैं? तो NRI,
कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, मतलब है तो इंडियन लेकिन वो बाहर रह रहा है, तो उसको भी प्रवासी बोलेंगे। कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसको भी प्रवासी बोलेंगे। और जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं उनको भी प्रवासी बोलेंगे। तीनों हम सिटीजनशिप में अभी कर लेंगे रिवीजन, चिंता मत करना। तीनों NRI, PIO, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये तीनों करेंगे। तो प्रवासी 3 टाइप के हो सकते हैं। एक NRI हो सकता है तो भारत का ही सिटीजन लेकिन रहता अमेरिका में है, NRI उनको कहते हैं। PIO और ओवरसीज सिटीजन्स इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं लेकिन इनका ओरिजिन ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इंडियंस हो सकते हैं, ठीक। तो ये प्रवासी कौन होंगे वो बता दिए। अब सबसे ज़्यादा डायस्पोरा किस किस कंट्री में है, टॉप डेस्टिनेशन कौन है इंडिया के लिए? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा US, तीसरा सऊदी अरब। US में याद है 70% H1B वीज़ा किसको इशू हो रहा है? इंडियंस को हो रहा है। इसका मतलब डोमिनेंस दिखा रहा है हमारा वर्कफोर्स का US में, ठीक है। तो ये कराए हैं और उस दिन भी कराए थे, ब्रेन ड्रेन का इससे लिंकेज कराए थे। अब डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस देखो तो इकोनॉमिक पावर है, हमको रेमिटेंसेस भेजते हैं और अभी तक हम दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस रिसीवर बने हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा रेमिटेंसेस किसी के पास नहीं आया है। रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है? ये इंडिया है, यहाँ USA में हम रहते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे काम किया कुरकुरे की फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में काम किया और यहाँ से $10 कमाया। मेरा परिवार के कुछ लोग इंडिया में भी रहते हैं। अब $10 में से मेरे खर्चे थे $5, हमने अपना $5 रखा और $5 इंडिया भेज दिया। तो ये जो $5 आए इंडिया, ये क्या है? यही है रेमिटेंसेस। या फिर हम US से अपने परिवार के लिए कुछ गिफ्ट भेजे या कुछ भी भेजे, ये सब रेमिटेंसेस आ जाएगा, ठीक। रेमिटेंसेस वही होता है। डिटेल में 27 दिसंबर को किए हुए हैं, अभी ब्रीफ में कराए हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, PSIR वाले पढ़ते हैं ना, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, तो उसको प्रमोट करने में डायस्पोरा हेल्प करता है। अगर मान लो तुम हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में बहुत ज़्यादा हैं तो उस देश से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे ना। मान लो तुम्हारे घर के बगल में जितने पड़ोसी हैं वो सब मेरे रिश्तेदार हैं और उन पड़ोसियों से तुम्हारे रिश्ते अच्छे हैं, तो मेरे रिश्ते तुमसे अच्छे हो ही जाएंगे। तो इसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी जो इंडिया की है, अलग अलग इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने की, उसमें भी डायस्पोरा हेल्प करता है। अब एक चीज़ देखना, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन एक होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराती है ऑर्गेनाइज, और ये हर एक 2 साल पे कराती है। लास्ट कब हुआ है? तो पिछले बार 2025 में जनवरी में हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और 2025 में जो हुआ था उसकी थीम क्या थी? देखो उसकी थीम ये थी, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन इन ए विकसित भारत। ये 2025 की थीम थी, वो पूछ सकते हैं इस बार के प्रीलिम्स में, पिछला बार नहीं पूछे थे, ठीक। तो जनवरी में ये न्यूज़ हम 2025 के कराए हुए हैं कि इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, हर एक 2 साल पे करती है, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज किस बात को लेकर मत होना कि यहाँ तो हम लिखे हुए हैं कि हर एक साल हो रहा है, तो हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। और यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी कन्वेंशन में अवार्ड भी दिया जाता है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है। वैसे प्रवासियों को, वैसे फॉरेन रेजिडेंट्स को, वैसे PIO को, वैसे NRI को जो इंडिया की ग्रोथ में बहुत अच्छा काम किए हैं, वैसे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड उनको दिया जाता है। और ये हाईएस्ट ऑनर है ओवरसीज इंडियंस के लिए, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं ना इंडिया के, उनके लिए ये इंडिया के तरफ से मिलने वाला हाईएस्ट ऑनर है, ये ध्यान रखना। 2025 का थीम तुमको हम बता ही दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डायस्पोरा बता ही दिए। अब हमारी डायस्पोरा बाहर है, उसके फ़ायदे हैं, रेमिटेंसेस आएंगे, सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी सब होगा, लेकिन एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? ब्रेन ड्रेन, जो कि मैं करा चुका हूँ 27 दिसंबर के ऑडियो में भी रिसेंट कराए हैं, उससे पहले अक्टूबर में भी कराए हैं, क्वेश्चन आंसर भी लिखवा चुके हैं। ब्रेन ड्रेन, DRAIN, ब्रेन ड्रेन, इंडिया के ब्रेन का बाहर चले जाना। अब ये जो बाहर चले गए इंडिया के इतने पॉपुलेशन, ये इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते थे कि नहीं? लेकिन ये तो बाहर चले गए काम करने। तो भले हमको रेमिटेंसेस मिल रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वही लोग अगर इंडिया रहते तो इंडिया की ग्रोथ को प्रमोट करते। अब वो US, सऊदी जाकर उनके ग्रोथों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस के आते हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं। चलो चौथा देखो, पंखुड़ी इनिशिएटिव। ये किसका इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। ये एक डिजिटल पोर्टल है जो कि इन्हेंस करेगा ईज ऑफ लिविंग फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन,
ताकि जो फीमेल्स हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए ईज़ ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग कंडीशंस महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए की लिविंग कंडीशंस जो होती हैं, मतलब बेसिक खाना पीना, मकान, उनके साथ एम्पावरमेंट, ये सब इंश्योर करेगा। और कैसे करेगा? CSR पार्टनरशिप पे। CSR पार्टनरशिप हम तुमको करा चुके हैं। CSR क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं ना, अंबानी, अडानी, ये सब क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिटेल में कराए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है, अभी हाल फिलहाल में भी डिटेल में कराए हैं। वैसे बड़े बड़े कंपनीज जो खूब कमा रहे हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट में अलग अलग कॉर्पोरेट्स जो है ना, वो कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करते हैं, ताकि फीमेल्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए जो हम कंडीशन चाहते हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो इसीलिए CSR पार्टनरशिप कहते हैं कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी, कि आपको पैसा देना ही देना है वुमेन्स और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाए जाते हैं। एनवायरमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट से होता है, हम लोग छोटे मोटे लोग से नहीं होगा, ठीक। और ये कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है, मैंडेटरी है कि करना ही करना है। और अलग अलग स्टेक होल्डर से भी हम कोलैब कर रहे हैं ताकि वुमेन्स और चिल्ड्रन की कंडीशन को अच्छा किया जा सके, इनकी ईज ऑफ लिविंग को बहुत अच्छा किया जा सके, ठीक, क्योंकि इनको अभी भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब इसका टारगेट क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, सर्विस को इम्प्रूव करेंगे। कहाँ पे? 14 लाख प्लस आंगनवाड़ी सेंटर पे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। 5,000 प्लस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हम सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस इम्प्रूव करेंगे ताकि इनकी ईज ऑफ लिविंग फीमेल्स और बच्चों की सुधर जाए, एक्सेट्रा, अलग अलग और जगह। तो ये पंखुड़ी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, डिजिटल पोर्टल है जो कि फीमेल्स और बच्चों के लिए लिविंग कंडीशन अच्छी करने की बात कर रहा है। दैट्स इट। पांचवा देखो, डस्ट एक्सपेरिमेंट। इसकी रिपोर्ट अभी जस्ट आई है, तुमको हम लास्ट में कनेक्ट कराएंगे डस्ट एक्सपेरिमेंट का। पहले देखो ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इसरो का इनिशिएटिव है। डस्ट एक्सपेरिमेंट को किया किसने है, डेवलप किसको किया, डेवलप किसने किया है, तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है इंडिया में एक, उसने डेवलप किया है और इसरो के अंडर में ये आती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ब्रॉड में कि इसरो का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन कंप्लीटली किसने किया है, तो फिजिकल रिसर्च लैब जो कि इसरो के अंडर ही आती है उसने किया है, ध्यान रखना। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस डस्ट डिटेक्टर है। अब देखो ये अर्थ है, यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, अलग अलग प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं ना, कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स, गैस, ये सब अर्थ के तरफ आते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए ये डस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक इंडिजीनियस डस्ट डिटेक्टर हम बनाए थे, ठीक है। इंडिजीनियस डस्ट डिटेक्टर हम बनाए थे, किसने बनाया, इसरो में, इसरो ने। और ज़्यादा डिटेल में देखो तो फिजिकल रिसर्च लैब ने बनाया जो कि इसरो के अंडर ही आती है, ठीक। अब डस्ट को डिटेक्ट करने के लिए बनाए थे ताकि पता कर सके कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे, कौन कौन से प्लैनेट से कैसे कैसे डस्ट आ रहे हैं, क्या इसका थ्रेट होगा, कैसे हमको अपने फ्यूचर स्पेस मिशन को प्लान करना चाहिए, ये सब इंश्योर करने के लिए हम ये लेकर आए थे। और इसमें ये हम सक्सेसफुल भी रहे हैं इसको। और ये हम हाई स्पीड इंटरप्लानेटरी डस्ट मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, हम कहते हैं ना इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स का डिस्प्यूट। हम कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब इंडिया के रिश्ते किसी दूसरे देश के साथ, तभी तो दो देश के रिश्ते इंटर कहलाते हैं। उसी तरीके से इंटर प्लानेटरी डस्ट पार्टिकल्स, मतलब एक प्लैनेट, यहाँ मान लो सैटर्न है, सैटर्न तो चलो बहुत दूर हो गया, मरकरी है या फिर वेनस है और यहाँ अर्थ है। तो इन दोनों से क्या क्या डस्ट पार्टिकल्स आएंगे अर्थ पे, इसी को कहेंगे इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल्स, की एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स पे डस्ट पार्टिकल्स आ रहा है, ठीक। तो अलग अलग प्लैनेट से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, एक सेकेंड, अलग अलग प्लैनेट से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको मेजर करने के लिए, अर्थ ऑर्बिट में जो अलग अलग प्लैनेट से डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनको मेजर करने के लिए, उनके इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए ये चीज़ किए थे। और हम अपना पहला डस्ट डिटेक्टर बना लिए हैं, फिजिकल रिसर्च लैब ने इसरो के अंडर में बनाया है। और 4 जनवरी 2024 को ये मिशन हम लॉन्च कर दिए थे, स्पेस में भेज दिए थे। अब ये आज न्यूज़ में क्यों आया है, आज न्यूज़ में इसलिए आया है कि इसरो ने कहा है कि ये डस्ट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। पहली बार हम पता कर पाए हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, हमको रिपोर्ट मिलने लगा। मतलब ये जो 2024 में हमने इसको लॉन्च किया था ये सक्सेसफुल रहा, टेस्टेड रहा, वेरीफाइड रहा और अभी इसकी सक्सेसफुल
रिपोर्टिंग भी आ गई कि कौन कौन से डस्ट पार्टिकल्स कैसे कैसे आ रहे हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के ऑर्बिट में, और कैसे हमको अपना फ्यूचर स्पेस मिशन प्लान करना चाहिए ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स, इंटरप्लानेटरी डस्ट आ रहे हैं, वो कोई निगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्पेस मिशंस पे ना डाल सके। इसीलिए अभी ये न्यूज़ में आया था कि इसरो ने ये रिपोर्ट बताई है कि ये सक्सेसफुल रहा हमारा ये डस्ट एक्सपेरिमेंट, और डस्ट एक्सपेरिमेंट में जो डिवाइस हम भेजे थे उस डिवाइस ने रिपोर्ट भी भेज दी है कि कौन कौन से डस्ट आ रहे हैं। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी देखो एक लास्ट हमारा स्कीम है, एक डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अभी लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव 2026 में, जनवरी में, कल परसों में, 2 दिन पहले लॉन्च किया है, 1 दिन पहले जो भी कह लो। तो ये अभी 2026 का इनिशिएटिव है। इसमें एम क्या होगा? टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ अक्रॉस इंडियन टेक्सटाइल लैंडस्केप। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कपड़ों वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव शुरू किया गया है जनवरी 2026 में। नाम से ही क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो स्कीम इंप्लीमेंट होगा किस लेवल पे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, तभी तो नाम में लिखा है डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेड करेंगे टेक्सटाइल के ट्रांसफॉर्मेशन को। लीड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट। अब देखो एम क्या है, तो एम ये है कि 100 पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट को हमको ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस बनाना है, पहला एम। दूसरा, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सेल्फ रिलायंट हब्स बनाना है। ये 2 एम है। अब हम डिस्ट्रिक्ट को, ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट है, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो देखेंगे कि कौन से जिला का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से एमएसएमई इकोसिस्टम वहाँ कैसा है, वर्कफोर्स प्रेजेंस कैसा है, ये सब पैरामीटर्स देखकर हम इन 100 इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। आगे देखो, अब इसमें 2 स्ट्रैटेजी हैं। एक जो चैंपियन डिस्ट्रिक्ट है ना, उनके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में जो जो दिक्कत आ रही है, बॉटलनेक्स आ रहा है, उनको ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे जो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो होते हैं ना, मार्जिनल, ये मेगा कम्युनिकेशन, मेगा कमर्शियल फैसिलिटी सेंटर्स एग्रीकल्चर में कराए थे ना, CFC, अलग अलग मेगा पार्क्स का वैल्यू चेन एग्रीकल्चर में कराए थे ना, तो वैसे ये जो वैल्यू चेन होते हैं इनको अपग्रेड करना है, क्योंकि इनके पास बना हुआ है, बस थोड़ी बहुत समस्या है। चैंपियन डिस्ट्रिक्ट इसलिए तो कह रहे हैं इनको कि इनके पास बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, बस हमको उसको और अपग्रेड करना है, बॉटलनेक्स को रिमूव कर देना है। इंडस्ट्री 4.0 हम कहते हैं ना, 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इंडस्ट्री 4.0 के इंटीग्रेट को इससे इंटीग्रेट करना है और मार्केट को लिंक करना है। तो यहाँ चीज़ें डेवलप्ड हैं बहुत हद तक, इकोसिस्टम है टेक्सटाइल के लिए, इसको और बेटर करना है। लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें थोड़ी सी उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, इसीलिए हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। पोटेंशियल यहाँ बहुत है, तो यहाँ पे हम बेसिक स्किलिंग से शुरुआत करेंगे, रॉ मटेरियल बैंक्स एस्टेब्लिश करेंगे, एमएसएमई को प्रमोट करेंगे, ताकि ये भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये चैंपियन डिस्ट्रिक्ट बन जाए। ठीक, चलो अब इसमें एक और चीज़ है, पूर्वोदय कन्वर्जेंस। ठीक है, पूर्वोदय कन्वर्जेंस इस स्कीम में एक और बात बोली गई है। ये क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हमको ईस्ट इंडिया पे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे स्पेशल फोकस देना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है ना, ये वाले जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, और जो ईस्टर्न इंडिया है हमारा, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और ईस्टर्न इंडिया पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ये वाले रीजन पे। पूर्वोदय कन्वर्जेंस वही इस स्कीम में बोला गया है। अब इस रीजन में बहुत सारे ट्राइबल बेल्ट्स भी हैं, ये अलग अलग ये ट्रेडिशनल इनके क्राफ्ट्स बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट जिनको हम बोलते हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके GI टैगिंग करके उनका भी एक्सपोर्ट करना है। तो ये ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट, सब को कन्वर्ज कर रहा है पूर्वोदय कन्वर्जेंस। और ये पूर्वोदय कन्वर्जेंस किसका पार्ट है? तो डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जनवरी 2026 में लॉन्च की गई है। पूछ देगा, पूर्वोदय कन्वर्जेंस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड विद व्हाट? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन टेक्सटाइल सेक्टर। किसका पार्ट है? तो डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। बस आज का करंट अफेयर ये था। चलो, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। इसके रिगार्डिंग नया तो क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज़ हमको बोलना था, देखो, हिंदू हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, ये सब न्यूज़पेपर हैं। क्या हैं? न्यूज़पेपर हैं जो हमको खबरें बताते हैं। आज यूएस ने बम पटक दिया, खबर आ जाएगा। आज यूएस हंस दिया, खबर आ जाएगा।
अब एक चीज समझना, यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछता है, इसलिए ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं छप रहे हैं, ठीक ना। ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस खबर बताने के लिए, न्यूज़ देने के लिए छप रहे हैं। यूपीएससी सवाल पूछ रहा है हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से, इसलिए हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस यूपीएससी से अलाइंड होकर नहीं छपते हैं। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली छपते हैं, बस यूपीएससी वहाँ से रेफरेंस लेकर सवाल बनाता है। ध्यान रखना इस बात को। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस छप रहे हैं, इसीलिए यूपीएससी वहां से सवाल पूछ लेता है। लेकिन यूपीएससी के सवाल पूछने का तरीका है ना, हर दिन वो यूएस की कहानी तुमसे नहीं सुनना चाह रहा है। हम यूएस की कहानी तुमको बता चुके हैं कि यूएस अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, बहुत ज्यादा टैरिफ थ्रेट कर रहा है, टैरिफ खेल रहा है। फिर कुछ बड़ा होने दो, कंक्लूड होने दो एविडेंस, तो हम उसको करेंगे मेंस ये यूएस वाले टॉपिक में। तो कंफ्यूज मत होना कि यूएस धमकी दिया और हम टॉपिक छोड़ दिए, वो हमारे काम का ही नहीं है। यूएस जो टैरिफ थ्रेट कर रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ के आंसर राइटिंग कर चुके हैं, वो एक ही पॉइंट तो बनना है उससे, टैरिफ थ्रेट जो हम बना चुके हैं। और यूएस के साथ क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के, वो भी करा चुके हैं, कल ही परसों कराए हैं ना। इंडिया और यूएस के चैलेंजेस, कन्वर्जेंस सब कराए हैं ना, इंडिया यूएस के, बीका, लेमुआ, आईसेट, सारे इनिशिएटिव कराए हुए हैं। तो हर दिन यूएस थोड़ी ना करेंगे, वो कंप्लीट है। हम तुमको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू डेली समाचार सुनाने थोड़ी आ रहे हैं। हमारा गोल यही है कि यूपीएससी में किस तरीके से स्ट्रेटेजी वाइज मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर लें। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ इसलिए रहे हैं कि वो रिपीटेड है, 10 बार कर चुके हैं, तुम लोग 4 बार आंसर राइटिंग कर चुके हो, और वो हमारे काम का अभी नहीं है, ठीक है, इसीलिए छोड़ रहे हैं। ये सब टॉपिक देखो ना कहाँ समझाया हुआ है, कौन, ये एकदम रीसेंट है, ये अभी 2025 के दिसंबर में कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसकी कंक्लूजन रिपोर्ट अभी आई है। मयोंग वॉल्केनो अभी कल परसों में फटे हैं फिलीपींस में, और 3000 लोगों को फिलीपींस के नियर बाई एरिया से इवैक्यूएट कराया गया है। सोचो कितना ये क्रिटिकल न्यूज़ हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी कल ही था ना, आज 10 जनवरी है। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट लिंक कराए ना, मेंस का इनिशिएटिव। पंखुड़ी डस्ट एक्सपेरिमेंट इसरो की है, इसरो की कल ही परसों रिपोर्ट आई है कि डस्ट एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा, इसने पहली रिपोर्ट भेज दी है। तो डस्ट एक्सपेरिमेंट न्यूज़ में आ गया, पूछ देगा साइंस एंड टेक का सवाल यूपीएससी यहाँ से। और डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो 2026 का स्कीम ही है। तो समझना इस चीज़ को कि हिंदू न्यूज़पेपर एक अखबार है, वो यूपीएससी के लिए नहीं छपता है, वो छप रहा है इसलिए यूपीएससी वहाँ से सवाल पूछ लेती है। तो बस चलो, टेक केयर।